नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लास 8 में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, और पॉलिटी में भी एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक भैया कौन सा, प्रस्तावना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वो प्रस्तावना के भी उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछे गए हैं और आगे भी उम्मीद है कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की चौथी क्लास होने वाली है। उसमें आज हम चर्चा करेंगे भैया किसके बारे में, उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। तो किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे भाई? प्रस्तावना। देखो, प्रस्तावना जो है वो संविधान के सबसे शुरू में ही, जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान के सबसे शुरू में ही जो पेज है उन पर लिखित है। और ये जो प्रस्तावना है इसको किसने प्रस्तुत किया था भैया संविधान के सामने? इसको किसने प्रस्तुत किया था? इसे प्रस्तुत किया था भैया जवाहरलाल नेहरू महोदय जी ने। मतलब हमारे जवाहरलाल नेहरू महोदय भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखो, पहला क्वेश्चन दिखाएगा अभी यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? अब देखो, आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। अब यदि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक महापुरुष का नाम लेकर पूछ ले तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन केवल और केवल यदि इस तरह से क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन अलग तरह का होता। अब भाई यदि हम बात करें संविधान की आत्मा की, और देखो आत्मा क्या होती है? मतलब दिखती नहीं है, वो क्या नहीं होती? दिखती नहीं है शरीर के अंदर, लेकिन शरीर को क्या करती है? पूरी तरह से कवर करके चलती है। जो हमारी रूह होती है यानी हमारी आत्मा, वो हमारे शरीर में हमें दिखती तो है नहीं, लेकिन हमारे शरीर को पूरी तरह से मेंटेन करती है। क्या करना है क्या नहीं करना सब काम किसका है? सब उसी का होता है। जैसे आत्मा का दूसरा रूप क्या होता है? दिमाग भी किस तरह काम करता है? एक आत्मा की ही तरह काम करता है। तो देखो, जो हमारी प्रस्तावना उसी के अंतर्गत देखो, छोटी छोटी सी चीज है प्रस्तावना, 2 से 3 पेज की, और वहीं पर लिखी हुई है सभी बातें। वहीं पर क्या लिखी हुई है? सभी बातें लिखी हुई है कि हमारे संविधान में क्या क्या होगा। यदि हम पूरा संविधान ना पढ़ के एक बार अपनी प्रस्तावना पढ़ लें तो हमें जानकारी हो जाएगी कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। उसमें ही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक समाजवादी तंत्र निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इस तरह की बातें वहां पर लिखी हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो भाई, उसकी आत्मा की संज्ञा किससे दी गई है? क्या भैया मौलिक अधिकार को दी गई है? नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद या संविधान के सभी अनुच्छेदों को दी गई है। तो भैया इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो भैया मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? तो भैया आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है भैया? मौलिक अधिकार हैं। कौन से भाग में? संविधान के भाग 3 में। संविधान के कौन से भैया? भाग 3 में। यदि हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये कहाँ पर भैया? ये आर्टिकल 35 से लेकर 36 से और भैया कहाँ तक? 51। कहाँ तक? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक संविधान के कौन से भाग? संविधान के भाग 4 में मौजूद है। कौन से भैया? नीति निर्देशक तत्व। और सभी अनुच्छेद तो भैया अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद भाग में कितने हैं कुल मिलाकर? और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कितने? 395। जब बात करें मूल संविधान की, तो यहाँ पर कितने थे भैया? 395। क्या थे मूल संविधान में? 395 अनुच्छेद थे। तो एक क्वेश्चन देखो, सभी संविधान निर्माताओं ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया? जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एक अधिकांश ध्यान किस पर दिया? तो भैया कौन सा चैप्टर जिस पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया था? क्या भैया मूल कर्तव्य पर अधिक दिया, मौलिक अधिकार पर, या नीति निर्देशक तत्व पर? तो देखो, ये तीनों टॉपिक अपनी जगह काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों। लेकिन भाई आप हमें एक बात बताओगे, मैं आपसे एक बात पूछने लगूं यहीं पर कि भैया आपके शरीर का कौन सा अंग जो है अधिक कामयाब है? आप कहोगे भैया ये क्या बात है, शरीर के तो सभी अंग कामयाब हैं। तो लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसा तो है नहीं कि एक ही अंग अधिक ज्यादा कामयाब हो। मैं आपसे आप बात करूँ भैया, आपका हाथ अधिक आपको प्यारा है, आपके पाँव अधिक आपको प्यारा? आप कहोगे भैया हर अंग का अपनी जगह एक अलग काम हो सकता है। तो इसी तरह मूल अधिकार जरूरी है संविधान में, मूल अधिकार संविधान में जरूरी है, लेकिन वो अपनी जगह सही है। संविधान में और चीजों की भी रिक्वायरमेंट है। मौलिक अधिकार देखो, मूल कर्तव्य जरूरी है,
अपनी जगह मूल अधिकार जरूरी है, लेकिन वो अपनी जगह सही है, नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है, दूसरी नीति नहीं दे सकता, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट संविधान में है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा जिसमें सभी ये जिसमें एक प्रकार की सभी चीजें मौजूद हों? तो भैया कौन सा? प्रस्तावना। प्रस्तावना में भी बताया गया मूल अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, सभी चीजों के बारे में कहा बताएगा? प्रस्तावना के बारे में बताएगा। इसका मतलब ये जो हमारी आत्मा है ना हमारे संविधान की, वो क्या है भैया? वो किस पर किसी विशेष ध्यान दिया गया भैया? इस चीज पर संविधान निर्माताओं ने बहुत अधिक ध्यान दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखो भाई, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आप कहोगे भैया ये क्या बात हुई? क्योंकि ये तो हमने कहीं पढ़ी नहीं। मैंने कहा जब आप पढ़ोगे ना भाई, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, संविधान, यदि किसी के पास में संविधान की बुक है, यदि कोई स्टूडेंट है, स्पेसिफिक स्टूडेंट, यदि कोई सिविल का स्टूडेंट होता या कंपटीशन के बच्चे होते, उनके पास में संविधान वाली किताब बहुत जरूरी होनी होती है। तो उसी में जब हम शुरू का पेज खोलेंगे तो वहीं पर एक प्रस्तावना यानी उद्देशिका लिखी हुई होती है कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य होंगे। तो वहीं पर जो उसकी पहली लाइन होती है ना, वो शुरू होती है हम भारत के लोग। कौन सी? हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष, ये बातें कहाँ लिखी है भैया? प्रस्तावना में लिखी हुई होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? हम देखो, गणतंत्र, राजतंत्र और प्रजातंत्र, ये कई प्रकार के फैक्ट होते हैं। यदि आपने पॉलिटिको थ्योरी से देख लिया होगा तो ये क्या होंगी, ये चीजें शायद आपके क्लियर होंगी। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए, बात यही गणतंत्र की। अब यहाँ पर जो गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब होता है संविधान के अंदर या राष्ट्र के अंदर एक ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्य का प्रमुख, अब हमारे भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है? आप कहोगे प्रधानमंत्री जी होते हैं या राष्ट्रपति जी? तो देखिए, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री जी डी फैक्टो प्रमुख हैं, जबकि डिक्लेरी हेड कौन है भैया? वो है आपके राष्ट्रपति जी। तो जिस देश का सर्वोच्च नागरिक, मतलब जिस देश का सर्वोच्च नेता जो होता है राष्ट्रपति, उसका चुनाव हो एक निर्धारित समय के लिए, तो वो व्यवस्था कैसी होती है? वो व्यवस्था गणतंत्र होती है। तो आप हमें बताएं, हमारा भारत गणतंत्र है या राजतंत्र? आप क्या भैया, भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति है। और हमने अभी देखा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले कह रहे हैं वर्तमान में तो कौन है भैया? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन उससे पहले कौन थे भैया? रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। इनसे पहले कौन थे भैया? प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी से पहले कौन थे भैया? प्रतिभा पाटिल। प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा पाटिल थी। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भैया किसका? गणतंत्र, ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता हो, वो व्यवस्था क्या कहलाएगी? गणतंत्र कहलाएगी। तो देखो, इसकी विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता के प्रत्यक्ष द्वारा चुनी जाती हो। यहाँ पर तो भैया राष्ट्र प्रमुख की बात नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला रॉन्ग हो जाएगा। जहां पर राज्यों का एक संघ हो, क्या इस बात की यहाँ पर दर्शाई गई है? नहीं। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हो या राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए क्या हो? निर्वाचित होता हो। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है, हम भारत के लोग किस तरह लिखा है? देखिए, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? देखो, इस चीज के ऊपर काफी विवाद चलता आया है जब से इन शब्द को इस संविधान में जोड़ा गया है। देखिए, 42 में जो CAA था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा 1976 में इन शब्द को जोड़ा गया था। अब देखो हुआ क्या था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने इन शब्दों को जोड़ा था। लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना, इसके ऊपर अभी भी देश में क्या है? काफी विवाद चलता रहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है क्या है भैया? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत जो है ना किसी भी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ था ना, दो भागों में हुआ, एक भारत एक पाकिस्तान। एक को पूरी तरह से क्या बना दिया गया? एक को पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, जिसका नाम क्या था भैया? पाकिस्तान। उसी का अंग था बांग्लादेश। और जो हमारा भारत था, इस भारत में सभी धर्मों के लोगों के लिए, यहाँ तक कि जिन मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना था
या देश का हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा हुआ, उसी देश में मुस्लिम भी रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। मतलब यदि दुनिया का कोई राष्ट्र ऐसा हो जहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी को पूरी स्वतंत्रता है, तो वो कौन सा देश है, वो भैया अपना प्यारा भारत है। तो भारत क्या था भैया, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक मत का समर्थन नहीं करता। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपको अगर भैया देखो इस धर्मनिरपेक्ष के ऊपर छोटी सी बात करें तो जो अपना भारत है ना, अपना भारत, इस भारत को धर्मनिरपेक्ष तो बताया, तो यहाँ पर धर्म का निरपेक्ष मतलब इसको था धर्म को ना मानने वाला या फिर भी धर्मों का सम्मान करने वाला बताया गया, धर्मों को ना मानने वाला। तो देखो इसका कुछ जो राजनेता होते हैं वो तो ऐसे करते हैं कि भारत किसी धर्म को नहीं मानता, मतलब दूसरे कहते हैं भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो जो अपने जो ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ, यदि कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो क्या कहेगा, उसने अपने पुराणों को पढ़ा है, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, तो उसमें कई बार ऐसी होती है कि भी माता पिता की सेवा करना तो हमारा राजधर्म है। अब देखो माता पिता की सेवा करना अपना राजधर्म है, सेवा करना है पुत्र का धर्म है, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। तो यहाँ पर बताया गया धर्म का मतलब किससे है, अपने कर्तव्य से है, अपने कर्तव्य से है हिंदू धर्म के अनुसार। तो धर्म का संबंध किससे भैया, अपने कर्तव्य से है। तो यदि कोई ये कहे कि मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहता हूँ, इसका मतलब हम अपने कर्तव्य से थोड़ी भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या हम अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, नहीं। हम राष्ट्रभक्ति में कैसे हैं भैया, हम पूरी तरह से राष्ट्रभक्त हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार क्या भैया, माता पिता की सेवा करना पुत्र का क्या है, अपना धर्म है। तो यदि पुत्र ऐसा कहे मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं तो भैया धर्मनिरपेक्ष हूँ, तो ये बातें क्या है, क्या बातें सही हैं, ये बातें सही नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब अलग अलग राजनेता अपने अपने शब्दों में निकालते रहते हैं। दूसरी बात, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, देखिए सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। भारत सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है क्या भारत सरकार किसी को पूजा करने के लिए मना करती है, ये कहती है कि भाई आप नमाज मत पढ़ो, ये कहती है आप कांवर मत लेकर आओ, या किसी बौद्ध धर्म के व्यक्ति को ये कहती है कि आप महात्मा बुद्ध की पूजा ना करो, किसी को नहीं रोकती ना। तो यहाँ पर सभी धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्रता है। तो मतलब पहला ऑप्शन तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को मानती, क्या राज्य सरकार किसी एक धर्म को मानती है कि हम तो हिंदू धर्म को मानेंगे या मुस्लिम को मानेंगे, सिख को या ईसाई को। तो राज्य सरकार सभी धर्मों को मानती है, क्या मानती है, सभी धर्मों को। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार करती है क्या, नहीं भैया, राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती। और कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप एक बात कहोगे, देखो पॉलिटिकल थ्योरी से पढ़ने का सबसे मेन रीजन क्या है, यहाँ पर तीनों बार रिपीट हुआ भैया राज्य है, तीनों बार रिपीट हुआ राज्य है। तो यार मतलब ये राज्य क्या होगा, ये राज्य रिपीट हो रहा, मतलब देश का तो नाम आ ही नहीं रहा। या मध्य प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो यहाँ पर किसी भी इसी प्रकार के राज्य की बात नहीं हो रही, किसी भी प्रकार के किसकी राज्य की बात नहीं हो रही भैया, किसी भी प्रकार के राज्य की तो बात हो ही नहीं रही। राज्य मतलब पता कौन से होते हैं, राज्य का अर्थ होता है, राज्य का अर्थ होता है जिसका अपना संविधान हो, जिसका अपना अलग संविधान हो, जिसकी अपनी पर्याप्त जनसंख्या हो, जिसका अपना पर्याप्त भूभाग हो, क्या हो भैया, भूभाग हो, जिसका क्या हो भैया, राजा हो एक। तो भैया आप बताओ, यूपी जो है मतलब यूपी के राजा योगी आदित्यनाथ तो हैं, पहली बात तो सही हुई। दूसरी, यूपी जो है पर्याप्त जनसंख्या भी है, दूसरी बात भी सही हुई, भूभाग भी है। लेकिन क्या यूपी का एक अलग संविधान है, यूपी का एक अलग संविधान है, नहीं है। जब यूपी का एक अलग संविधान नहीं हुआ तो यूपी राज्य कहाँ हुआ, यूपी तो क्या है, एक प्रांत है। यूपी क्या है, एक प्रांत है। तो एक पढ़े लिखे स्टूडेंट की पहचान ये होती है, वो यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इन्हें राज्य ना कह करके, इन्हें राज्य ना कह करके इन्हें प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रांत या सूबे, या तो प्रांत कहते हैं या कहते हैं सूबा। आपने कई बार देखा होगा जो राजनेता होते हैं, जो शिक्षित राजनेता हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई यूपी राज्य में ये हुआ, यूपी राज्य में ऐसा हो गया, मध्य प्रदेश राज्य में ऐसा हुआ। जो पढ़ा लिखा नेता है वो क्या कहेगा, वो प्रांत शब्द का यूज करता है, वो सूबा शब्द का यूज करता है। तो यहाँ से क्या झलकती है, यहाँ से हमारी शिक्षा हमारे शब्दों में झलकती है। तो भैया राज्य का संबंध मतलब जो हमारा आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 12-13, आर्टिकल कौन सा भैया, 13,
सॉरी आर्टिकल 12, इस आर्टिकल 12 में बताया गया है कि भैया राज्य क्या होगा, राज्य क्या होगा। वहां पर कहते हैं कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, तो राज्य की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में। और दूसरा संविधान के अनुसार डेफिनेशन मैंने बता दी कि भैया वो राज्य कहलाने का अधिकार उसे है जिसका अपना अलग संविधान हो, जिसका अपना अलग राजा हो, जिसकी पर्याप्त जनसंख्या हो, जिसके पास पर्याप्त भूभाग हो। तो हमारे यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सभी 28 राज्य के पास में सब चीजें मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन क्या मौजूद नहीं है, अपना अलग संविधान मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हमने राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते। तो भैया कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा था भारत एक निरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है। बस कहाँ लिखा हुआ कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करेंगे, कहीं नहीं। किसी भी धर्म का सम्मान करो, किसी भी धर्म को मानने वाला कहीं भी पहुंच सकता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज, यहाँ तो कुछ भी बन सकता है। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या भारत सरकार किसी बहुमत, मतलब जैसे बहुसंख्यक है, भारत में बहुसंख्यक कौन है, भारत में बहुसंख्यक कौन है भैया, हिंदू है। कितने हैं भारत में बहुसंख्यक, हिंदू है, कितने 18% भारत के अंदर हिंदू है। तो भारत सरकार केवल हिंदुओं का विकास करती है, कहीं नहीं। तो भारत सरकार भैया सभी का सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आते सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करती है। क्या अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिमों, सिखों, जैन, ईसाई केवल इन धर्म को सरकार मानती है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता राज्य है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा वही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ 8वां, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। देखो फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है भैया। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, कि अध्यक्ष पद्धति वाला शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति वाला शासन राज्य, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वो वाला राज्य, केवल जहां पर राज्य वंशानुगत रूप से ना हो। देखिए चारों ऑप्शन में तो रोंग नजर आ रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन और जोड़ देना आपको, जहां पर राज्य के प्रमुख का क्या होता है, निर्वाचन होता है। जैसे देखो केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है। अब आप बताओ भैया गणतंत्र आपका कौन सा, ब्रिटेन है, कौन सा, ब्रिटेन, जो आपका ब्रिटेन यानी इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड में क्या होता, वहां संसद का तो चुनाव होता, प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता, लेकिन जो राष्ट्र प्रमुख है ना, राष्ट्र प्रमुख वो क्या है, वो वहां के राजा चले आ रहे हैं। जैसे वर्तमान में वहां के ब्रिटेन के राजा क्या भैया, वो वंशानुगत रूप में चलते हैं। तो मतलब ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक राज्य तो है, ब्रिटेन क्या भैया एक लोकतंत्र तो है, वहां पर मतलब वोट वगैरह तो डलती है प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख का चुनाव नहीं होता। तो इसका मतलब गणतंत्र का तो संबंध लोकतंत्र से इतना दिखा नहीं। दूसरी बात, अध्यक्ष पद्धति वाला शासन, अब जहां पर अध्यक्ष पद्धति है, क्या वो वाला शासन है भैया, अमेरिका में अध्यक्ष पद्धति है, लेकिन उस अध्यक्ष का चुनाव भी तो होता, उस अध्यक्ष का चुनाव भी होता। जैसे वर्तमान में अमेरिका में चुनाव हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनका पहला कार्यकाल 2016 से 2020 तक रहा। उसके बाद में कौन आए, जो बाइडेन आए थे। अब जो आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब आए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी दोबारा आए हैं। अब उनका कार्यकाल क्या होगा, 20 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2029 तक किसका कार्यकाल होगा भैया, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल होगा। तो वहां पर क्या हुआ, चुनाव हुआ राष्ट्र के प्रमुख का। इसका मतलब वो क्या था भैया, लोकतंत्र, उसको गणतंत्र कहने का अधिकार है। मतलब ऐसा राज्य है, ऐसा राज्य है जहां पर राज्य प्रमुख का चुनाव होता हो, राज्य प्रमुख का चुनाव होता हो। देखो संसदीय पद्धति वाला शासन, ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, ये भी रोंग। अब थोड़ा सा आंसर कौन सा, डी थोड़ा मिलता जुलता लग रहा, राज्य जहां पर राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब उसे चुनने की कुछ तो प्रक्रिया होगी। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनकी समावेशन, मतलब जिनको जोड़ा गया। इस समावेशन शब्द का अर्थ क्या है, जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो भैया कौन कौन से वो दो शब्द हैं, लोकतांत्रिक। अब आप हमें बताओ पहले शब्द में, आपको पता भैया 42वां संविधान संशोधन CAA जो था 42वां
यहाँ पर इसका सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उस एक्ट के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने शब्दों को जोड़ा। उसमें भैया धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं जुड़ा। लोकतांत्रिक तो हम पहले से ही है। क्या 1976 से पहले भारत में चुनाव नहीं होते थे? नहीं, 1976 से पहले भारत में चुनाव हो रहे थे 1951 के बाद में। तो भैया पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, तो भी कौन सा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। हो गया चौथा ऑप्शन तो देखा है, चलो चौथा भी देख लो। देखो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इसके साथ में गणतंत्र भी तो है। क्या हम 1976 से पहले गणतंत्र नहीं थे? हमारे राष्ट्रपति का चुनाव 1976 से पहले हुआ नहीं था क्या? क्या 1976 से पहले भी राष्ट्रपति हमारा निर्वाचन के द्वारा ही बनता था। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? गणतंत्र भी हम पहले से थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका जवाब आपको देना, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना कमेंट बॉक्स में। इस निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आप हमें बताएंगे भैया कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्या समाजवादी नहीं है भैया, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, प्रभुत्व संपन्न नहीं है, लोक कल्याणकारी नहीं है। क्या नहीं है? लोक कल्याणकारी नहीं है, प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग, भारत को एक, हम भारत के लोग, भारत के एक, लोकतंत्र, प्रभुत्व संपन्न, क्या भैया? लोक कल्याणकारी गणराज्य है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन क्या भैया उधर निकल जाता है उद्देशिका है। यदि किसी ने उद्देशिका पूरी पढ़ी हो संविधान की तो इस पर एक बार क्या करना, क्रॉस चेक कर लेना। दूसरा था कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि भैया हम क्या करें भैया, हम अंतिम पायदान के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की भी सरकार के द्वारा मदद करें, तो वो क्या होगा भैया? कल्याणकारी राज्य है। क्या देखो भैया, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके हम कल्याणकारी बन जाएंगे क्या? उससे अधिक कुछ काम नहीं है, उससे भी बहुत सारे काम है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या फिर कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। केवल कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करके बन जाएंगे, तो भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण। अधिकतम संख्या का मतलब यहाँ पर किसी धर्म विशेष से नहीं है कि भाई किसी धर्म की अधिक संख्या तो केवल उसी का कल्याण करें, नहीं, सभी को जो जरूरतमंद है सभी का कल्याण करके क्या करेंगे भैया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। अब बताओ समाजवाद का अर्थ क्या होता है? जो कि आपका समाजवाद जब आप पढ़ोगे इकोनॉमी, तो इस इकोनॉमी में कई प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी, साम्यवादी और भैया कौन सी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। तो वहां से निकल कर आता समाजवाद का अर्थ। क्या सामाजिक नियंत्रण से होता है, राष्ट्रीयकरण से होता है, सामाजिक न्याय से, सामाजिक प्रतिस्पर्धा से। तो भैया कौन सा हो जाएगा भैया? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सामाजिक न्याय कितने प्रकार के होते हैं। हमारी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय दिए 3 प्रकार के संविधान में। कौन सा भैया? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए, इसी सामाजिक न्याय की विचारधारा को प्राप्त करने के लिए संविधान के आर्टिकल 16 में क्या किया गया था भैया? रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया कि जो पिछड़े वर्ग हैं यानी SC ST OBC और उसी के तहत EWS जो कोटा मिलता ना, इसी सामाजिक न्याय की विचारधारा के कारण मिलता। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उन लोगों की सुविधा के लिए, उनको मुख्य विचारधारा में लाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। मतलब जो आपका है चुनाव में लड़ने वाला आरक्षण, वो राजनीतिक न्याय का कारण है। आर्थिक न्याय का कारण, कोई सरकार नीति बनाएगी उसमें SC ST OBC का विशेष रूप से प्रावधान रखेगी, आर्थिक न्याय का रीजन। सामाजिक न्याय का रीजन SC ST वर्गों को क्या भैया समाज में जो क्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना, या फिर OBC वर्गों को भी। तो कौन सा आ जाएगा भैया? सामाजिक न्याय आ जाएगा। भारतीय संविधान में सम्मति सूची कहां से ली गई? अब देखो भारतीय संविधान के जो स्रोत होंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत तो 1935 का एक्ट है, लेकिन और भी तो बहुत सारे स्रोत हैं, क्योंकि 60 से अधिक देशों को, जो आपकी थी ड्राफ्ट समिति, 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ के, उस ड्राफ्ट समिति में 7 सदस्य थे, उस ड्राफ्ट समिति ने 7 से अधिक 60 से अधिक देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उसमें जो बातें अच्छी लगी उनको अपने संविधान में क्या करा? समावेश करा। उन सब चीजों को अपने संविधान में समावेश करा। तो उन संविधान में जो समावेश करा उन्हीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे भैया?
कि किस देश से क्या चीजें ली गई। तो यहाँ से पूछा गया समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है, तो भैया यूएसए से क्या चीजें ली गई है, जो आपका यूएसए है वहां से लिया गया भैया, वहां से लिया गया न्यायपालिका, यहाँ लिया गया जज को हटाना, इस तरह से लिख लो, जज को हटाना। दूसरी चीजें क्या ली गई है भैया, दूसरी ली गई है मूल अधिकार और भी कई सारी चीजें ली गई यूएसए से। जब पढ़ेंगे ना इनको तब देख लेंगे। कनाडा से लिया गया मजबूत संघ लिया गया कहां से, कनाडा से। दूसरी बात करें भैया राज्यपाल द्वारा राज्यों पर नजर, राज्यपाल द्वारा सरकार की केंद्र की राज्यों पर नजर, केंद्र की राज्यों पर नजर। मतलब मजबूत संघ कब बनेगा, जब सरकार, केंद्र सरकार अपना एक प्रतिनिधि राज्य में नियुक्त कर दे राज्यपाल के रूप में, वो राज्य के ऊपर निगरानी रखेगा, कहीं ये राज्य हमसे टूटने की तो कोशिश नहीं कर रहा, अलग तो जाने की नहीं कोशिश कर रहा। तो मजबूत संघ लिया गया। जर्मनी का वीमर संविधान है, वहां से लिए गए आपातकाल के उपबंध, कौन से भैया, आपातकाल, जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ली गई भैया समवर्ती सूची, क्या लिया गया भैया ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आप बताएं भैया, यदि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक महापुरुष का नाम देकर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा, जैसे पूछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार किसे कहा गया, तो उनके अनुसार तो भैया आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को कहा गया। लेकिन यदि केवल इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से किसी महापुरुष का नाम देकर पूछ ले, तो भैया कौन से प्रस्ताव में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो भाई, पूछेगा भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अब संविधान की प्रस्तावना किससे होती है, जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना होती है, हम भारत के लोग शब्दों से क्या होती है भैया, संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता, तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता, देखो भैया फ्रांसीसी क्रांति का झलकता है, अमेरिकी, बोल्शेविक, लेकिन चीनी क्रांति का हमारे पर प्रभाव झलकता नहीं भैया। यहाँ से क्या लिया गया, जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति थी, यहाँ से लिया गया भैया धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि जो फ्रांस का संविधान है वहां पर किसी धर्म को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया। फ्रांस का जो संविधान है वहां पर धर्म को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया, बल्कि उन्होंने धर्म को एक अफीम की उपाधि दी है कि भैया जो धर्म है ना वो राज्य में एक अफीम का काम करता है। सरकार धर्म के नाम की अफीम चटा करके लोगों को मूर्ख बना देती है। दूसरा था अमेरिकी क्रांति, यहाँ से लिए गए बोल्शेविक, लेकिन कौन सा भी चाइनीज क्रांति से कोई उपबंध नहीं लिया गया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को आदर्शों को हमें कहाँ देख सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं भैया, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया, लोकतंत्र। तो कौन सा भैया, प्रस्तावना, कहाँ पर, प्रस्तावना पर। अब देखो भाग 1 में क्या है भैया, भाग 1 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। यहाँ पर तो मौलिक अधिकार है, यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर डीपीएसपी भाग 4 में कौन सा आएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो भैया आप बताएंगे कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो भैया धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन्हें जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया। लेकिन कहीं पर गुटनिरपेक्ष शब्द का अधिवादन हुआ, कहीं पर भी गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो भैया आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखना एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, वहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से आया। अब हमने क्या करा, हमने ने रट तो लिया भैया, हमने ने रट तो लिया, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कितने शब्दों को, ध्यान करना, कितने शब्दों को जोड़ा गया। आप बताओ भैया कितने शब्दों को जोड़ा गया। आप कहोगे यार हमने ये तो पढ़ा। अब देखो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, मतलब 1 2 3 और 4, मतलब 4 शब्दों को जोड़ा गया। उसमें 4 भी ऑप्शन था, 5 भी था, 6 भी था, 7 भी था। अब हमने क्या करा भैया, हमने धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, हमने ऑप्शन लगाया वहां पर 4,
क्या ऑप्शन लगाया, 4 ऑप्शन लगाया। लेकिन जो यूपीएससी है वहां पर क्वेश्चन यहाँ पर जुड़ा हुआ है और शब्द एकता और अखंडता, तो उन्होंने इस और शब्द को भी उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर ये नहीं पूछा कौन कौन से शब्द जुड़े गए, हमने पूछा कितने शब्दों को यहाँ पर समावेश किया गया। तो ये जो और शब्द है ना इसको भी उन्होंने शब्द माना, तो उन्होंने कौन सा ऑप्शन माना था, ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर क्या माना भैया, राइट आंसर माना था। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या भैया लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो बताओ भैया भारतीय संविधान, अब देखो ये वाली जो व्यवस्था है ये वाली कहां पर अपनाई गई है, ये वाली अपनाई गई है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में अपनाई गई है संवैधानिक राजतंत्र। मतलब संसद का चुनाव होता, पीएम का क्या होता, पीएम का चुनाव होता है, लेकिन संसद चुनाव होता है, पीएम और संसद दोनों का चुनाव होता है, लेकिन भैया राजा, राजा कैसा होगा यहाँ पर, राजा वंशानुगत होगा, वंशानुगत, कहां पर, ब्रिटेन में। तो भैया ये तो व्यवस्था वहां की है, लेकिन हमारे भारत में तो राजा का चुनाव होता, तो वो कौन सी व्यवस्था भैया, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र वो कौन सा भैया, ये भी भैया ब्रिटेन में था। वंशानुगत लोकतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र ये कोई प्रकार नहीं है, तो भैया आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस प्रकार से स्वीकार किया गया है, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र या उपयुक्त सभी। तो ये कितने प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया भैया, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। तो आपको कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसे राजतंत्र काट के यहाँ पे क्या कर लेना भैया, यहाँ पर काट कर लेना भैया लोकतंत्र कर लेना इसको भी। तो अब क्या हो गया, आपके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं था। अब देखो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं था, और आप देखो संसद बहुत मजबूत है भारत की, लेकिन भारत की संसद को कौन बदल सकती है, जनता चेंज कर देना हर बार, क्योंकि उससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे 2014 से पहले, बदल के मोदी जी बैठा दिए, बदल कौन बैठा दिए, मोदी जी बैठा दिए। 2004 से पहले अटल जी हुआ करते थे, बदल के मनमोहन सिंह जी बैठा दिए। मतलब चेंज करते आ रहे लगातार, कौन कर रहा है, ये जनता। अब देखो मतदाता है, जनता है, राष्ट्रपति है, तो भैया यहाँ से चीजें बदल जाएंगी, यहाँ से चीजें क्या होंगी, बदल जाएंगी। राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है क्या, नहीं भैया राष्ट्रपति भी बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 शब्द में जनता और मतदाता, जनता और मतदाता 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भैया इन सब को चेंज करने की क्षमता कौन रखता है, वो रखता है मतदाता। क्या भैया, मतदाता रखता है। यदि मतदाता जनता में से कोई एक क्वेश्चन पूछ ले तो फिर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई एक पूछ ले अन्यथा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा था भैया, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा उसकी संविधान रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। उसका प्रावधान कहाँ किया गया है, प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशों में, मूल कर्तव्यों में। तो कौन सा जाएगा भैया आपका, बी आंसर हो जाएगा भैया मूल कर्तव्य। दूसरा था संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति विचार, अभिव्यक्ति और विचार, तो कौन सा भैया, अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में, अभिव्यक्ति की आजादी, कौन भैया, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया, प्रस्तावना था, क्योंकि प्रस्तावना की क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं। दूसरा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। संविधान का स्रोत पता चलता भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। भारत को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि, तो भैया प्रस्तावना पढ़ोगे, तीनों चीजें लिखी हुई हैं, कब लागू हुआ, कब अंगीकार किया गया और कब इसको समर्पित किया गया।
लागू करने की तिथि लिखी हुई है संविधान में। तीसरा, शासन के ध्येयों का विवरण लिखा गया है, सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, क्या काम करेगी सरकार। लेकिन भैया संविधान के स्रोत थोड़े ना लिखे हुए इसमें कहीं, संविधान के स्रोत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, किस देश से क्या लिया गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। भैया हिंदुस्तान है क्या या भारतवर्ष। देखिए हिंदुस्तान नहीं है, तो अगर भारत और हिंदुस्तान है क्या, भाई भारत तो है लेकिन हिंदुस्तान नहीं है। भारत और भारतवर्ष है लेकिन भारत है लेकिन भारतवर्ष नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा भैया, भारत और इंडिया। आर्टिकल 1 में ये है, संविधान के भाग 1 में भारत और इंडिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। अब आप बताएंगे भैया भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत है, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो देखो किसके द्वारा स्वीकृत था भैया, तो भैया भारत की संविधान सभा द्वारा। किसको, संविधान सभा द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है भैया, भारतीय संसद में है, राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री में है, जनता में है। तो देखो ना, तो बता जनता और मतदाता वाला क्वेश्चन बताया था। प्रधानमंत्री को भी हम चेंज कर देंगे, जनता वोट डाल के प्रधानमंत्री को भी चेंज कर देगी, राष्ट्रपति को भी चेंज कर देगी, प्रधानमंत्री को भी, संसद को भी चेंज कर देगी। तो लेकिन कौन कर रहा चेंज, भारत की जनता। तो आपको कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत। अब देखो यहाँ पर शब्द है अंगीकृत और स्वीकृत। कौन से भैया, अंगीकृत और स्वीकृत। अंगीकृत कब है भैया, 26 नवंबर 1949। लेकिन स्वीकृत एक तो अंगीकृत एक लागू है, लागू कब हुआ भैया, 26 जनवरी 1950। तो दो चीजें अलग अलग हैं। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया। अच्छा बताओ, 26 नवंबर 1949, इसका मतलब अंगीकृत की बात हो रही है, केवल अपनाया गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ भाई 11 फरवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो कौन सी डेट आ जाएगी भैया, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, ये पूरी तरह से तैयार हो गया और उसको अंगीकृत कर लिया गया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे का टाइम कैसे है भाई, जब 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया, 11 फरवरी से बाद में 11 फरवरी 1948 को बना था क्या, नहीं। लेकिन 1950 से पहले क्या हुआ भैया, इसको अंगीकृत कर लिया गया 1949 में। दो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, बचेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। अब देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, इसका जवाब आपको वहां देना भैया कमेंट बॉक्स में देना है। इस बात निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। किस तिथि को भैया भारतीय संविधान क्या हुआ, लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 11 दिसंबर 31 दिसंबर 1949। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, 31 दिसंबर को हुआ था, नहीं भैया। क्या 26 नवंबर, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो आपका सही आंसर क्या होगा भैया, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारत का संविधान लागू कर दिया गया। लेकिन यदि अंगीकृत की बात करें, इसके भैया अंगीकृत की बात करें तो कब होगा, 26 नवंबर 1949। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न, देखो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। आप लोगों भैया भारत आजाद हुआ 1949 में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए लगा लो, मैंने कहा एक गलत हो जाएगा। दूसरा 1951 लगा लो, मैंने कहा वो भी गलत। 1935 और 1950। तो देखो हम आजाद कब हुए, हम आजाद हुए कब, 1947 में, आजाद हुए 1947 में। लेकिन अब तक हमारे पास में कोई संविधान था क्या। देखो गणराज्य का मतलब क्या था, क्या होता है, उस देश का राष्ट्रपति भी चुना गया हो, प्रधानमंत्री भी, और वहां का जो क्या हो भैया, उस देश का पर्याप्त संविधान भी हो। क्या हमारे पास में क्या हुआ, संविधान था, क्या हमारे पास में संविधान था 1947 में, नहीं। हमारे पास में संविधान कब आया, हमारे पास में संविधान 1950 को आया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? तो केवल और केवल एक बार, केवल और केवल एक बार संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में क्या हुआ? संशोधन हुआ। उससे पहले संविधान में सुप्रीम कोर्ट में बहुत विवेचना, सॉरी बहुत सुनवाई इसको लेकर चली कि संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। इसी को लेकर 1907 में गजेंद्र गढ़कर नाम के एक जज हुआ करते थे। उन जज ने कहा कि भैया सब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बल्कि प्रस्तावना संविधान की चाबी है। जिस तरह से चाबी ताले से अलग होती है, उसी तरह से प्रस्तावना संविधान से अलग है। तो संसद को अधिकार है संविधान में भाग संशोधन करने का। अब भैया प्रस्तावना तो चाबी की तरह है, मतलब ये इसमें संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। तो फिर बाद में कई फैसले आए, उसमें जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को पलटा। तब जाकर भैया संसद ने संशोधन करा 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ? तो भैया 1951 में हुआ, 71 में, 76 में, 84 में। तो भैया 1976 में इंदिरा गांधी ने 1976 में करा था। इंदिरा गांधी ने सब जोड़े थे भैया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। दूसरा था प्रस्तावना का वह प्रावधान, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता भैया? क्या कहलाता? वो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता भैया? गणतंत्र से मतलब क्या होता? राजा का चुनाव, राजा का चुनाव होता हो। लेकिन कौन सा भैया? प्रजातंत्र। कौन सा? प्रजातंत्र क्या हो इसे, या फिर लोकतंत्र क्या हो? प्रजातंत्र या लोकतंत्र। देखो जब जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, लेकिन रूसो थे ना, एक महान दार्शनिक थे। उन रूसो महान दार्शनिक ने कहा था कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हो, तो उनसे क्या कहेंगे? उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन कई बार करा दिया, इसका जवाब आपको कहाँ देना भैया? कमेंट बॉक्स में देना। तीसरा था 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो भैया कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक जोड़ा गया, या न्याय जोड़ा गया था, या फिर समाजवाद या राजनीतिक? तो भैया 1976 में 4 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता। तो इनमें से कौन सा यहाँ नजर आ रहा आपको? यहाँ पर नजर आ रहा भैया समाजवाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? अब भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? देखो, तो भारत का संविधान है, यदि उसको समझने में संसद को कुछ परेशानी हो रही है, यदि इसको समझने में संसद को कुछ परेशानी हो रही है, तो भैया संसद क्या करेगी? संसद क्या करेगी? सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेती है भैया? परामर्श लेती है। क्योंकि जो तो ना संविधान का संरक्षक किसे कहा गया? संविधान का संरक्षक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के इस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो कि भारत एक क्या था भैया? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भैया मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची। देखो 1976 से पहले प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ था कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो वहां पर देखो मूल अधिकारों में बराबर बातें लिखी हुई है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। लेकिन सबसे पहले कहां पर भैया? प्रस्तावना में। कहां पर? प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ भैया? प्रस्तावना में लिखा हुआ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? अभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्या थे हमारे? ये हमारे पॉलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हमने चर्चा करी। दोस्तों वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।